हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अगर आप प्री डीलेट प्री बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे इस सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं, है ना। हम इसका पूरा कोर्स को जो है कंप्लीट कराएंगे, है ना। क्योंकि आप सभी को जानकारी हो ही गया होगा कि जो छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जो है कैलेंडर जारी किया है, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, है ना, अभी आप 12th पे हैं या फिर अभी आप 12th से एग्ज़ाम दे करके निकलेंगे और आपको डीएड बीएड का इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो आपको किस तरीके से करना है, हमने इसके पिछले वीडियो में उसके सिलेबस के बारे में सारा कुछ बता दिया था। आज हम इसी सीरीज में जो है शिक्षण अभिरुचि को आज हमारा पहला क्लास होने वाला है ना। तो इस क्लास में हम पूरी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शिक्षण अभिरुचि को आप जो है ऑप्शनल को आप तभी कर पाएंगे जब आपको थ्योरी का जानकारी होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये सेशन है पहला क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो इस थ्योरी क्लास को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है दोस्तों, ताकि आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए, है ना। तो मैं बात करूंगा पहला पॉइंट का, है ना। शिक्षकों में जो है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ये कैसे होता है, इसको आप ध्यान से आपको समझना है इसको, है ना। इसको आपको ध्यान से समझ करके चलना है ना। तो शिक्षकों के प्रति जो है शिक्षकों का छात्रों के प्रति अभिवृत्ति हमारा पहला टॉपिक है। इसमें इससे हर एक पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। थ्योरी में हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है और इसका आप नोट भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको तैयारी करने में आसानी होगी। हमारे इस सीरीज का मकसद ये है दोस्तों कि आप टीएड का या फिर बीएलएड का प्री बीएलएड और प्री डीएलएड का जो है एग्जाम आप देना चाह रहे हैं तो उसमें जो है आपका जो है गवर्नमेंट सीट आपको अचीव हो सके, ठीक है। मैं इसका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। अभी शिक्षण अभिरुचि का पहला सीरीज चल रहा है, फिर हिंदी कराऊंगा और मानसिक योग्यता को कराऊंगा, ठीक है। ऐसे करके हम पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं टॉपिक पर। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति को थोड़ा सा मैंने इसके पिछले वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, है ना। तो आज मैं उसी से फिर से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षकों का छात्रों के प्रति दृष्टिकोण शिक्षण और छात्रों के सीखने के अनुभव को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब क्या है कि शिक्षक का छात्रों के प्रति जो दृष्टिकोण और उनके शिक्षण और छात्रों के सीखने के अनुभव को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनमें आत्मविश्वास को पैदा करते हैं। एक शिक्षक का दृष्टिकोण क्या हो गया छात्र के प्रति, तो यहाँ पर साफ मेंशन है कि शिक्षण और छात्रों को सीखने के अनुभव को बहुत प्रभावित करता है ना। सकारात्मक दृष्टिकोण शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो। एक शिक्षक है और शिक्षक का बच्चे के प्रति उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में अगर देखेंगे तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखेंगे तो एक शिक्षक छात्रों के प्रति दृष्टिकोण उनके शिक्षण शास्त्र और छात्रों के अनुभव को बहुत ही प्रभावित करता है। ये सेम लाइन हो गया है, सॉरी टाइपिंग करने में थोड़ा सा इरर हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों को हतोत्साहित और निराशा करता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपको हर एक पॉइंट आपको इसी से ऑप्शन जब बनेगा, मैं जब एमसीक्यूज का कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगे, है। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण है तो उससे प्रोत्साहित करेगा, और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण है यहाँ पर, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण क्या करता है छात्रों के आत्मविश्वास को कम करता है, निराशा करता है और हतोत्साहित करता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हमने दृष्टिकोण के बारे में देखा था, है ना, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति में। अब उस टॉपिक है हमारा, यहाँ पर देखेंगे शिक्षकों में छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के कुछ जो है उपाय दिए हुए हैं कि हम जो है एक शिक्षक छात्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे वो
कर सकता है, कैसे मतलब कि विकसित कर सकता है बच्चे में सकारात्मक दृष्टिकोण के, उसके लिए कुछ कुछ उपाय हम देखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। पहला पॉइंट यहाँ से देखेंगे, ये पहला हमारा पॉइंट है, ठीक है। क्या लिखा है कि छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जाने। छात्रों को व्यक्तिगत रूप से जानने का इसका क्या मतलब है कि हम जब तक बच्चे को मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर नहीं समझेंगे तो बच्चे के अंदर जो है सकारात्मक दृष्टिकोण हम विकसित करने में हमें कठिनाइयां होगी। तो ये इस पॉइंट में क्या कहता है कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है, मतलब प्रत्येक छात्र अद्वितीय है और उसकी अपनी सीखने की शैली और क्षमताएं हैं। मतलब हर एक बच्चा अद्वितीय है, अपने आप पर इम्पोर्टेंस है, और हर बच्चे की जो सीखने की शैली होती है, कैप्चर करने की जो कैपेसिटी होती है, जो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, बच्चा किस तरीके से सीखता है, कोई बच्चा तेज सीख रहा है, कोई धीमा सीख रहा है, ये सारी चीजें जो है इसमें आता है। सबकी क्षमताएं जो होती हैं अलग अलग होती है ना। शिक्षकों को प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से जानने और उनकी आवश्यकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अगर आप शिक्षक हो तो बच्चे की हर एक चीज की अच्छाई चीजें, बुराई चीजें को समझने के लिए हमें क्या है कि जब तक हम बच्चे को व्यक्तिगत तरीके से नहीं जानेंगे तो बच्चे की क्या कमी है, क्या कमजोरी है, क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है, तो हम इस चीज को नहीं जान पाएंगे। तो ये चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, हम बच्चे का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है और इसी पॉइंटों से जो है क्वेश्चन बनेगा। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आगे देखेंगे तो सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाए। मतलब जो है एक टीचर को कैसा वातावरण बनाना चाहिए, तो सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाने से क्या है कि हम बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण को हम विकसित कर सकते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि कक्षा में एक सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाने से छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब कक्षा को हम सकारात्मक और उत्साहवर्धन वातावरण बनाएंगे तो बच्चे को क्या है सीखने के लिए उसको ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, अच्छा लगेगा, प्रेरित सीखने के लिए वो क्या है बच्चा भी प्रेरित होगा। शिक्षकों को छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। शिक्षक अगर है तो छात्रों के प्रति हमेशा छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने के लिए क्या है कि प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि बच्चा जब तक गलती करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। मतलब अगर बच्चा कोई गलती कर भी रहा है तो एज ए टीचर की हमें उसे डांटना नहीं है, हमें उसके मतलब डांट करके या फिर ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है जिससे बच्चा क्या है निराशा हो, उसको उसका आत्मविश्वास डाउन हो, है ना, और हतोत्साहित हो। तो हमें ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, उनकी गलतियों को सीखने के एक सही तरीके में है क्या है कि हम उसको प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है छात्रों को सीखने में मदद करें। अब छात्रों को सीखने में कैसे मदद कर सकता है शिक्षक, तो उसके बारे में है। शिक्षकों को छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि शिक्षकों को छात्रों को सिखाने के लिए अलग अलग तरीके का, अलग अलग पैटर्न से, अलग अलग शिक्षण विधियों से हमें बच्चे को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम खेल विधि का उपयोग जब करते हैं तो खेल विधि में बच्चा खेल खेल के माध्यम से वो उसको हम गिनती पहाड़ा, है ना, अल्फाबेट, ये सारी चीजें हम गतिविधियों के माध्यम से जब बच्चे को सिखाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है और उसको ये एहसास नहीं होता है कि हम खेल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खेल के साथ सीख रहे हैं। वो समय के साथ जो है खेलते खेलते सारी चीजों को वो अक्षर ज्ञान हो, है ना, या अल्फाबेट हो, या फिर वर्णमाला हो, या कह सकते गिनती पहाड़ा हो, जोड़ना घटाना गुणा करना, ये सारी चीजें प्लस माइनस करना हम खेल खेल के माध्यम से जब बच्चे को सिखाते हैं तो उसको ये चीज एहसास नहीं हो पाता है कि हम इन चीजों को जान भी गए और हमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, तो वही चीजें कहा कि अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए और उन्हें छात्रों की उनकी सीखने की शैली के अनुसार सीखने में मदद करना चाहिए। इसका इस लाइन का क्या मतलब है कि बच्चा जो है हर एक तरीके से सीख सकता है, चाहे वो मतलब खेल विधि हो सकता है ना, नई नई चीजें तकनीकों का उपयोग करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है इसमें हम उसके सीखने में इस तरीके से हम मदद जो है हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे लेकर चलते हैं।
ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, क्योंकि ये जब तक आप थ्योरी को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे तो इसका ऑप्शनल जब बनेगा तो आप इस चीज को कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको थ्योरी जानकारी, थ्योरी नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू जब बनता है तो इन्हीं थ्योरी, जो थ्योरी है एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, जब इसका एमसीक्यू मैं कराऊंगा तो इन्हीं लाइनों में से आपको प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से प्रश्न बनता है ना। आगे देखेंगे तो छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाएं, मतलब एज ए टीचर अगर आप एक शिक्षक हैं तो छात्रों के साथ आपका सकारात्मक संबंध किस तरीके से बनाना चाहिए उसके बारे में है। अगर ये चीज आप नहीं बना पाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है बच्चे के विकास के लिए, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण विकास विकसित करने के लिए आपको क्या है कि कठिनाइयां होगी, है। तो छात्रों को जो है, शिक्षक को छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने चाहिए और उन्हें छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहिए, है ना, तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बच्चा है तो उसके साथ हमेशा आप मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर आप बात करेंगे तो उनकी समस्याओं को आप समझोगे, है ना। अगर आपसे वो घुल मिल करके रहेगा तो अपनी उनको कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ भी अगर आप स्टडी कराते हो उसको बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आप आपसे डरे ना, आपसे घुल के आराम से प्रश्नों को, अपना बात को रख सके। और आप भी जैसे एज ए टीचर अगर आप शिक्षक हो तो अगर आपसे अगर ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो आपको उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है ना। ये चीजों की समस्याओं को समझ करके उसका क्या है, आगे चलते हैं। तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने से छात्रों के सीखने के अनुभव में सुधार हो सकता है और उन्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होने में मदद मिल सकती है। जब तक एक बच्चे में सकारात्मक दृष्टिकोण, एक शिक्षक के रूप में अगर आप बच्चे का सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको असफलता का सामना करना पड़ेगा, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा बच्चा, क्या है कि और उसको निराशाजनक महसूस होगा। इसीलिए कहा गया है कि एक शिक्षक के रूप में आपको सबसे पहले बच्चे के जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको आपको विकसित करना है। तो ये सारी पॉइंट उसी के उस पर है कि हम उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे विकसित कर सकते हैं, उसके बारे में ये मेन चीजें हैं जो पॉइंट मैंने बताए हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसी में। अब अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको और कुछ चीजें और मिलेंगी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है कि अतिरिक्त कुछ और भी सुझाव हैं जो बच्चे के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण को है हम विकसित कर सकते हैं। मैंने पहले टॉपिक में, पहली क्लास में सिलेबस के बारे में सारा कुछ बताया था कि जो जो चीज उसमें दी है वह हम हर एक पॉइंट को कवर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो तैयारी है और बेहतर हो और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक निश्चित जो है गवर्नमेंट सीट मिल सके, ठीक है। क्योंकि इसका वेटेज है दोस्तों, पहले बताया हूं मैं, 30 नंबर का वेटेज रखता है अपने आप पर, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही स्कोरिंग टॉपिक है। हम इस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं तो 20 से 25 नंबर अगर आप भी गेन कर पाते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा वीडियो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से अवगत रहें, ये शिक्षक के लिए है ना। तो हम सभी के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपने अपने कुछ प्लस पॉइंट होते हैं और नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, है ना। शिक्षकों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों से अवगत होना चाहिए और उनसे बचने का उपाय करना चाहिए। जैसे कई सारे टीचर रहते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है या फिर बच्चे ऐसे बीच बीच में कुछ टोकते हैं तो उनको मतलब अगर कोई बच्चा अटपटा से अगर कोई प्रश्न कर देता है तो शिक्षक के रूप में हम उसे डांट देते हैं, डांट फटकार देते हैं, जिससे बच्चे का जो है जो उसका जो जिज्ञासा रहता है उसको जानने का, है ना, वो चीज वहां पर खत्म हो जाता है। वो फिर दोबारा क्या है बच्चा कि प्रश्न पूछने से पहले अगर कोई क्वेश्चन उसके मन में भी है तो उस बोलने से पहले टीचर के पास 10 बार जरूर सोचेगा। इसीलिए जो भी हमारा अच्छा बुरा है तो उसको हम एक समायोजन के साथ तो बना करके रखना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, छात्रों के बारे में सकारात्मक बातें करें, है ना। ये टीचर के लिए है कि छात्रों के प्रति हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, बच्चों से हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके बारे में है। तो छात्रों के बारे में हमें हमेशा जो है सकारात्मक बातें करने से शिक्षकों को उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। हम बच्चे के बारे में हमेशा सकारात्मक चीजें बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है ना। जैसे अगर कोई बच्चा है हम उसका तारीफ करते हैं, शाबाशी देते हैं कि तो वो बच्चा जो है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो और इम्प्रूव होते चलता है ना। तो उनकी जो सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में ये सारी चीजें उसको मदद करती है।
और छात्रों से सीखें। अब मतलब हम अगर शिक्षक हैं तो ऐसा नहीं है कि हम छात्र से कुछ नहीं जानते हैं, मतलब छात्र कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमसे बेहतर करते हैं और बेहतर चीजों को जानते हैं, क्योंकि बच्चा जो है अपने ग्रामीण अंचल में बहुत सारा चीजें जो है जब शाला में प्रवेश लेता है तो कई सारी चीजों को वो जानता है ना। ऐसे खेलते हैं, ऐसे खेलों को कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमने भी नहीं खेला हो, और जब हम बच्चे को देखते हैं तो बच्चा जो है नए नए तरीके का नए नए किस्म के खेल खेलते हैं, जिससे हमको वो चीजें जानकारी नहीं रहता है, हम बच्चे से कई सारी चीजें सीखते भी हैं, है ना। तो शिक्षक छात्रों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, छात्रों से सीखने के लिए खुले रहें और उनके विचारों और दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना, स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर लेते चलिएगा। शिक्षकों में छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, सतत प्रक्रिया जो है यहाँ से यहाँ तक का, कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षकों को लगातार जो है अपने दृष्टिकोण पर चिंतन करना चाहिए और छात्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। ये हर चीज पॉइंट जब क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंटों में से जो है क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर और कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, जो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ। छात्रों की क्षमता में क्या है कि विश्वास रखना, छात्रों की क्षमता में विश्वास रखना मतलब हर एक छात्र का जो है अपना अपना कैपेसिटी रहता है, और हर एक छात्र का एक अपना गुण विशेषता जरूर आपको देखने के लिए शाला में मिलता ही है। ठीक है, तो शिक्षकों को यह विश्वास होना चाहिए कि उनके सभी छात्र सीखने और सफल होने में सक्षम है, भले ही उनकी पृष्ठभूमि सीखने की गति कुछ भी हो। कहने का मतलब यह है कि एक टीचर को अपने जो स्टूडेंट है शाला में उनको इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जो हर एक बच्चा सीखने के लिए सक्षम है, अद्वितीय बालक है, हर कोई सीखने की क्षमता रखता है। हम चाहे उसको कुछ भी सिखाएं, भले बच्चा जो है देर से सीखे या फिर कोई बच्चा जो तेजी से सीखते हैं, कोई बच्चा धीरे से सीखते हैं, तो उसी के बारे में है कि एक टीचर होने के नाते हमें बच्चे के ऊपर इतना विश्वास बना करके रखना पड़ता है ना। आगे चलते हैं। छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना, इसके बारे में पहले भी बताया था कि शिक्षकों को अपने छात्रों को जानना चाहिए और उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए। इससे छात्रों को सुरक्षित और समर्पित महसूस होता है। जब तक हम बच्चे के लिए एकदम संपूर्ण भाव से समर्पित ना हो तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि उसके सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सकारात्मक और उत्साह वातावरण बनाना, इसको पहले भी बताया था। शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में सकारात्मक और उत्साहजनक वातावरण बनाना चाहिए, जहां छात्र सीखने और जोखिम लेने से सहज महसूस करें, है ना। आप कुछ भी जो अगर आपका वातावरण अच्छा रहता है ना, आपका व्यवहार अच्छा रहता है, तो बच्चा जो है सारी चीजों को है आसानी से करते चलता है, और उसको कुछ भी कठिनाई अगर होता है तो आप एज ए सुविधादाता है ना, मतलब एक सपोर्ट के रूप में आप उनके साथ खड़े रहते हैं, तो बच्चे को भी हिम्मत मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि चलिए मेरे साथ मेरा मतलब टीचर है जो मेरा सपोर्ट करेगा। ठीक है, वही चीजें हैं। आगे चलते हैं। तो छात्रों को उनकी सफलता के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चे को छोटा सा ही छोटा क्यों ना, मतलब कि उसको जैसे हम कुछ भी चीज सिखा रहे हैं बच्चा है, तो उसको लिए बच्चा अगर जैसे हम उसको अगर कुछ भी करने के लिए देते हैं तो बच्चा अगर करता है तो हमें क्या है कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मतलब कि अच्छा मतलब बोलना चाहिए उसको, है ना। सफलता के लिए हमें उसको हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। तो देखते हैं, शिक्षकों को अपने छात्रों की सफलता के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। जैसे कि खेल कूद का अगर कंपटीशन हो रहा है जिसमें बच्चा कोई रनिंग में फर्स्ट आता है, या कोई खो खो में, कोई कबड्डी में, या ऐसे कई सारे गेम हो सकते हैं, या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, या फिर स्कूल से रिलेटेड, कक्षा से रिलेटेड, मतलब कि कई सारी चीजें हैं जो गतिविधियों में जो अच्छा करता है ना। हम खेल के माध्यम से जब बच्चे लोगों को सिखाते हैं, कोई उस खेल में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसके लिए जो है हम बच्चे लोगों को शाबाशी दें, है ना, और प्रोत्साहित करें कि और अच्छा किए, बहुत अच्छा किए, ऐसे शब्दों का हमें चयन करके हमें प्रयोग करते हैं। इससे जो होता है बच्चे का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल और एक टीचर पे विश्वास जो है बना रहता है। ठीक है, वही चीजें हैं। आगे चलते हैं।
छात्रों को उनकी गलतियों से सीखने में मदद करनी चाहिए। इसको भी बता चुका हूं पहले कि शिक्षकों को छात्रों को उनकी गलतियों से सीखने में मदद मिलती है, और जो गलती करता है बच्चा, उन्हें क्या है कि उसके सीखने के प्रति हम उस गलती को और भी प्रेरित करें, जिससे उसका उत्साह जो है, जिज्ञासा जो है, और आत्मविश्वास है ना, कॉन्फिडेंस लेवल, सारा चीज जो है उसको सीखने में मदद करती है। और उन्हें यह दिखाना चाहिए कि गलतियां सीखने की एक क्या है, सामान्य हिस्सा है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना कि जो गलतियां हैं सीखने के लिए एक सामान्य जो है हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिएगा, हमने अब तक जो देखे थे क्या थे, सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चे का जो विकास करने में सकारात्मक दृष्टिकोण जो विकास करना रहता है बच्चे के लिए, तो उन सभी चीजों को अभी हमने देखा था। अब इसी में हम देखेंगे कि नकारात्मक दृष्टिकोण भी, अगर हर एक चीज का एक अच्छाई और एक बुराई पहलू होता है, जिसमें हमने अब तक देखा जो सकारात्मक था शिक्षक के प्रति, शिक्षक का एक बात, छात्र का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको विकसित करने के लिए कौन कौन से हम तरीके, उपाय और कैसा कैसा हम रख सकते हैं जिससे हम कि उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है, अब इसी में हम बच्चे का जो है नकारात्मक दृष्टिकोण जो है उसके लिए भी आपको कुछ उदाहरण शिक्षकों के कहाँ चला गया, ये शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण देखे थे हमने। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि शिक्षकों के जो है नकारात्मक दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण, जो ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी, कभी कभी नेगेटिव प्रश्न भी बनता है, कभी कभी पॉजिटिव प्रश्न भी बनता है। तो हम सारी चीजों को एक क्रम से, सारी चीजों को हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि क्या है कि आपका जो है कि टॉपिक से किसी भी चीज में आप कंफ्यूज ना रहे, और बेहतर आप इस चीजों को, थ्योरी को अगर समझे रहेंगे तो वहां पर आपके लिए ज्यादा ऑप्शन को बनाने के लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, तो आ जाते हैं अपन इसमें। यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो छात्रों की असफलता के लिए दोषी ठहराना, छात्रों को उनकी असफलता के लिए दोषी ठहराना, ये नेगेटिव पॉइंट ही है। मैंने पहले भी कहा था कि हम बच्चे के पर्पस पर, बच्चे के लिए हम कुछ भी नेगेटिव चीज अगर आता है तो नेगेटिव ही ऑप्शनल बनता है? तो छात्रों की को उनकी असफलता के लिए हमें दोषी ठहराना, ये क्या आपको लगता है कि सही है ना? तो नकारात्मक दृष्टिकोण है तो हम इसमें नेगेटिव चीजें को ही देखेंगे, है ना। तो हमें ऐसा करना नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए। तो शिक्षकों को छात्रों की उनकी असफलता के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए, कह रहा है ना, ये नहीं ठहराना चाहिए। इसके बजाय उन्हें छात्रों की गलतियों से सीखने में मदद करनी चाहिए। अगर बच्चा कुछ भी गलती करता है सीखने के दौरान में, तो हमें उसकी गलती ना मान करके, है ना, हम उसकी गलती नहीं मानेंगे, ये चीजें कहना चाह रहा है। और उनकी गलतियों को क्या है कि हम सीखने के लिए मदद करेगी, या फिर उसको और भी हमें क्या है सीखने के लिए प्रेरित करते रहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छात्रों के साथ भेदभाव करना, ये भी एक शिक्षक के रूप में हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीजें, ये नहीं करने वाली चीजें है ना, करनी नहीं चाहिए। छात्रों के साथ हमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको इसको समझना है। तो शिक्षकों को छात्रों के साथ उनकी जाति या फिर धर्म, जाति हो या फिर धर्म हो या फिर लिंग हो या फिर वो समाज हो, आर्थिक की स्थिति उसकी जैसे भी हो, उसके साथ उसको भेदभाव हमें शिक्षक के रूप में कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वही चीज बोलना है कि एक शिक्षक के रूप में छात्र का चाहे उसकी जाति से लेकर के धर्म, जाति, लिंग, उसकी जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, जैसे उसकी पृष्ठभूमि से बच्चा उठ करके आया है शाला में, तो हमें उसके साथ जो है सबको एक समान मानना है, उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों को नीचा दिखाना, ये भी नेगेटिव है। तो शिक्षकों को जो है छात्रों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, इससे छात्रों के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि छात्रों को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, है, तो ये चीज हमें कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास जो होता है वो डाउन होते जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो छात्रों को नकारात्मक प्रतिक्रिया देना, अब ये पॉइंट क्या कहता है कि शिक्षकों को छात्रों का नकारात्मक प्रतिक्रिया देने से हमेशा क्या है बचना चाहिए। नकारात्मक प्रतिक्रिया छात्रों को हतोत्साहित कर सकती है और उन्हें सीखने में रुकावट पैदा कर सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है कि शिक्षक के नकारात्मक दृष्टिकोण है, तो ये इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीजें, चैप्टर का नाम ही हमारा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है पॉइंटों को, टॉपिकों को सेट करके हमने बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर है शिक्षकों के दृष्टिकोण को बदलने के लिए कुछ सुझाव हैं। अब हम शिक्षक का जो दृष्टिकोण है उसको किस तरीके से हम मतलब बदल सकते हैं, उसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, देखेंगे यहाँ पर। तो शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक का क्या होना चाहिए, समय समय आप देखे होंगे जो सरकारी टीचर आते हैं उनको समय समय पर हमेशा प्रशिक्षण दिया जाता है, इसी कारण है ना कि जो शिक्षक का दृष्टिकोण है उसको बदलने के लिए हमेशा क्या है कि सरकार नई नई योजनाएं के माध्यम से शिक्षक जो होते हैं उनका प्रशिक्षण देते रहता है। आगे चलते हैं तो इसमें पॉइंट देखेंगे, शिक्षक को अपने दृष्टिकोण के बारे में जागरूक होने और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षकों के दृष्टिकोण को हमेशा बरकरार रखने के लिए, बदलने के लिए जो है समय समय पर उनको कई कई तरह के प्रशिक्षण है ना वो दिया जाता है, ताकि जो है उसकी दृष्टिकोण को हम बदल पाए, है ना। आगे चलते हैं, सहकर्मी समर्थन। सहकर्मी समर्थन इसमें क्या कहता है कि शिक्षकों को एक दूसरे के समर्थन करना चाहिए। जैसे एक स्कूल में अगर 3 स्टाफ है, 2 स्टाफ है या फिर 2 टीचर है, तो उनके आपस में भी संबंध अच्छे होने चाहिए, है ना। और दोनों का क्या है कि एक दूसरे के प्रति समर्थन करना चाहिए किसी भी कार्य को लेकर के, और अपने अनुभव को साझा करना चाहिए। बेहद लाइक इंपॉर्टेंट रहेगा छात्र प्रतिक्रिया, ठीक है। इसको देखिएगा तो इसमें क्या कहा है कि शिक्षकों को छात्रों से उनकी कक्षा और शिक्षण के बारे में प्रतिक्रिया मांगनी चाहिए। छात्र की प्रतिक्रिया कैसे कि हम जिस कक्षा में है, तो जैसे हमने कुछ भी जैसे गेम करवाया या फिर स्टडी कराई है, तो उसके बारे में हम उसका राय लें कि आपको ये चीज करने में कैसा लगा। प्रतिक्रिया आप अपना देख कि आपने क्या सीखा, अपने ही मदर टंग के लैंग्वेज पे किस तरीके से बच्चा जो है आपको एक्सप्लेन करके बताता है, ये सारी चीजें इसमें प्रतिक्रिया में आती है ना। निरंतर सुधार, तो निरंतर सुधार किस तरह से हो सकता है, तो शिक्षकों को अपने शिक्षण में सुधार करने और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सकारात्मक जो है लगातार प्रयास करनी चाहिए। तो निरंतर सुधार ये सारी चीजें क्या है जो एक शिक्षक है उसकी दृष्टिकोण को बदलने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब यहां पर आ जाता है और उसी में पॉइंट देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों का छात्रों के प्रति दृष्टिकोण छात्रों के सीखने और विकास को प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक छात्रों के जो है छात्रों को प्रेरित करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके आत्मविश्वास को पैदा करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसीलिए है ना, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने दृष्टिकोण के बारे में जागरूक हो और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का क्या करे, वो प्रयास करें, ठीक है। हमने जितना भी देखा उसका ये सारांश है कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति दृष्टिकोण सीखने के लिए जो है विकास में बहुत ही प्रभावित करता है इन चीजें, और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक छात्रों को हमेशा क्या करते हैं, प्रेरित करते रहते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें उनके आत्मविश्वास को क्या है कि वो पैदा करते हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने दृष्टिकोण के बारे में जागरूक हो और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए क्या है वो हमेशा प्रयास करता रहे, ठीक है। आगे देखेंगे तो शिक्षकों का छात्रों के प्रति कैसा रवैया है, ठीक है। कैसा रवैया है कहने का मतलब कि कैसा उसका व्यवहार है, ठीक है ना। यह एक महत्वपूर्ण विषय है, मतलब एक शिक्षक का छात्रों के प्रति उसका रवैया कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है ना। शिक्षकों की अभिवृत्ति का छात्रों का सीखने और विकास का गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और उनके आत्मविश्वास को क्या है वो जगाते रहते हैं और उन्हें सीखने के लिए उत्सुक बनाते हैं, ठीक है। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहद सारा कुछ एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा थ्योरी के रूप में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे, अब यहाँ पर शिक्षक में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति जो हमारा चैप्टर है, तो अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षकों का छात्रों के प्रति कैसा रवैया है, यह छात्रों को सीखने और विकास करने पर बहुत असर डालता है। वही चीज हमने पहले भी बताया था, सकारात्मक रवैया रखने वाले मतलब सकारात्मक व्यवहार रखने वाले, सकारात्मक दृष्टि रखने वाले जो शिक्षक छात्रों का बेहतर प्रदर्शन करने और सीखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसी का अगर नेगेटिव देख लेंगे तो जिनका रवैया अच्छा ना हो, व्यवहार अच्छा ना हो, तो उसका जो सिखाने का जो है शैली होगा वो बच्चा का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये कई सारी चीजें हमने जो है पिछले स्लाइडों में हमने देख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं,
अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षक को छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया रखने में मदद कर सकती है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमने एक दूसरे से सारा कुछ जो है आपस में मिलता जुलता हर एक आपको लगेगा और यही आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला कि थ्योरी जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको पढ़ने से पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से जाने। जो हमने पहले जिस तरीके से देखा था शिक्षक के रूप में, है ना, वही अब इस छात्र के रूप में है ना। हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से जाने, तो हर छात्र अलग होता है और उसकी सीखने की गति, रुचियां अलग अलग होती है और शिक्षकों को हर छात्र को व्यक्तिगत रूप से जानने और समझने की प्रयास कोशिश करती रहनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक माहौल बनाए। सकारात्मक माहौल किस तरीके से बनेगा, तो कक्षा में सकारात्मक और सहायक माहौल बनाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। आगे देखेंगे तो छात्रों की सफलताओं को स्वीकार करें। तो छात्रों की छोटी से छोटी सफलताओं को भी आपको स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। इससे उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित होते रहते हैं। ठीक है, आगे चलें तो गलतियों को सीखने का मौका समझें। अगर बच्चा गलती करता है तो उसे सीखने का ही एक हम हिस्सा मानते हैं। तो छात्रों को गलती करने से ना डरें, मतलब छात्रों को गलती करने से जो है ना डरें और गलतियों से सीखने का मौका समझें और छात्रों को उनसे सीखने में मदद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए, है ना। इस टॉपिक में इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद हम इसका एमसीक्यू भी देखेंगे, जो जब हम एमसीक्यू करेंगे तो वहां पर इसका उपयोग किस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिएगा, तो शिक्षकों का छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया न केवल छात्रों को सीखने और विकास के लिए जरूरी है, बल्कि यह समाज के लिए भी जरूरी है। सकारात्मक रवैया रखने वाले शिक्षक का एक बेहतर भविष्य निर्माण करते हैं, है ना। यह कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो एक शिक्षक को छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया रखने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे खुद के प्रति का सकारात्मक रहे। खुद के प्रति क्या है, सकारात्मक कैसे रह सकता है, तो शिक्षकों को खुद के प्रति सकारात्मक रहना भी बहुत जरूरी है। जब शिक्षक खुश और उत्साहित होते हैं तो वे छात्रों को भी प्रेरित करते हैं। अब मान के चलो टीचर ही एकदम टेंशन में है, चाहे उसकी पारिवारिक स्थिति टेंशन हो, ऐसा कुछ भी टेंशन हो, तो बच्चे को मतलब फ्रीडम रूप में कुछ भी चीज नहीं करा पाएगा। और जब बच्चा टीचर ही अगर सदमे में है तो बच्चा उससे क्या सीखेगा, है ना। अगर टीचर ही उत्सुक नहीं है सिखाने में, उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है सिखाने के लिए, तो बच्चा भी उसके अंदर कहाँ से पैदा होगा, है ना। जिसके हमने पिछले भी स्लाइड में देखा था कि किस तरीके से हम उसका सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण को क्या है कि वो करता है ना। आगे देखेंगे अपने सहयोगियों से बात करें। अपने सहयोगी से बात करें तो इसमें क्या कहा है कि शिक्षकों को अपने सहयोगी से छात्रों के बारे में भी बात करनी चाहिए। इससे उन्हें छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद मिलती है। अब जैसे हर एक टीचर अलग अलग क्लास को संभालता है, तो हर टीचर के हिसाब से हर एक बच्चा कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रखता है। मतलब किसी की सीखने की गति धीमी है, किसी की तेज है, और कौन कितना पकड़ पाता है शब्दों को जो हम स्टडी कराते हैं। कोई खेल में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है। तो ये कई सारे हम जब टीचर से बात करते हैं तो हमें बच्चे के बारे में जानकारी मिलता है कि कौन सा बच्चा मतलब किस फील्ड में बेहतर कर रहा है ना। आगे चलेंगे तो प्रशिक्षण में भाग लें। प्रशिक्षण में भाग लें, इसमें क्या कहा कि शिक्षकों को छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया रखने के बारे में प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है। आगे देखेंगे यह जरूरी है कि शिक्षक छात्रों के प्रति सकारात्मक रवैया रखे और यह छात्रों के सीखने और विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है बेहद ही जरूरी होता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब शिक्षकों अब यहाँ पर देखेंगे शिक्षकों की अभिवृत्ति के कुछ पहलू है जो आपको ध्यान में रखना है ना। हर एक लाइन जो है एक दूसरे से क्या है कि लिंकेड है। आपको मतलब ये सारी चीजें थ्योरी में आपको इस चैप्टर से क्या क्या आपको याद रखना है, ये सारी चीजें मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी मोटिवेट हेल्पफुल लगे तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ऐसे साथियों के साथ शेयर करिए जो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस प्री बीएड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो जरूर हमारे सेशन के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है इसमें उम्मीदें। ठीक है, उम्मीदें में क्या कहा है, ये शिक्षक के अभिवृत्ति के लिए कुछ पहलू है ना। इसमें ये टॉपिक है जैसे उम्मीदें, सम्मान, समर्थन और उत्साह।
ठीक है। और भी पॉइंट है, मैं इसको फिर इधर उसकी डिटेलिंग में है, एक एक दो पॉइंट में जो आपको ध्यान में रखना है। उम्मीदें क्या है, तो शिक्षकों की छात्रों से ऊंची उम्मीदें होनी चाहिए। मतलब शिक्षक को जो है अपने जो भी स्टूडेंट है उनसे उम्मीदें बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब शिक्षकों को यह लगता है कि छात्र कुछ भी सीख सकते हैं तो वे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों में कक्षा 5वीं में 8वीं में ऐसे ऐसे एग्जामों की तैयारी कराते हैं, जैसे नवोदय का हो गया, एकलव्य विद्यालय हो गए, है ना, सैनिक स्कूल हो गया। तो इन सब का जब हम एग्जाम कराते हैं तो हम टीचर जो है अगर तैयारी करा रहे हैं तो हमें बच्चे के साथ उम्मीद भी इतनी होनी चाहिए कि जो वो कर रहा है वो बेहतर कर सकता है, उसको सफलता भी मिलेगी इस तरीके से, है ना। और हमें उसके प्रदर्शन के, जो भी बच्चा प्रदर्शन करता है, आप टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन लेते हैं, उसमें जो बच्चे का प्रदर्शन आता है तो आप उस प्रदर्शन के ऊपर उसे हमेशा प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल और भी बेहतर होते जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सम्मान की अगर बात करें, सम्मान की बात करते हैं, तो शिक्षकों को छात्रों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। शिक्षकों को जो है छात्रों के साथ हमेशा सम्मान पूर्वक एकदम अच्छे से बन ठन करके सम्मान पूर्वक अच्छे से बात करना है ना। अगर नमस्ते करते हैं तो आपको मुंह टेढ़ा करके नहीं निकल जाना है कि क्या मतलब बच्चे ने कुछ आपको आदर दे रहे हैं तो आप भी उसे आदर पूर्वक सम्मान दीजिए। ठीक है ना। उन्हें छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी राय से उनकी रायों को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है। समर्थन की बात करें तो शिक्षकों को छात्रों की भावनात्मक और शैक्षणिक रूप से समर्थन देना चाहिए और उन्हें जो है छात्रों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में क्या है, मदद करनी चाहिए। ठीक है। उत्साह क्या है, उत्साह में देखेंगे तो शिक्षकों को पढ़ाने के लिए उत्साहित होनी चाहिए। मतलब किसी भी कक्षा में अगर आप जा रहे हैं तो आप उत्साह पूर्वक जाएंगे, सारा कुछ है ना आप अच्छे से मतलब उत्साह पूर्वक किसी भी चीज को अच्छे तरीके से अगर बताएंगे तो बच्चा भी उसे उत्साह पूर्वक की सारा कुछ चीजों को है सीखने पढ़ने में उसको मदद करेगा, है ना। जब शिक्षक उत्साहित होते हैं तो वे छात्रों को भी उत्साहित कर देते हैं। आप जैसे जा रहे हैं एकदम मुंह लटका करके एकदम गए और चेयर पे बैठे, इसके बाद फिर कुछ नहीं अपने आप में अगर मग्न है तो बच्चे भी आपको ध्यान नहीं देंगे और अपने अपने में लग जाएंगे। तो अगर आप उत्साहपूर्वक अगर ये सारी एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चे भी जो है उत्साह से ही उस चीज को आपके तरफ आकर्षण होकर के सारी चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों की अभिवृत्ति को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, हेडिंग है, इसको कैसा बदला जा सकता है तो आप देखेंगे तो इसको बदल सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में, शिक्षक का प्रशिक्षण दे करके। अब यहाँ पर है शिक्षकों को छात्रों के विकास और सीखने के बारे में नवीनतम जानकारी से अवगत कराया जाना चाहिए समय समय पर और उन्हें छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके भी सिखाए जाने चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे अनुभव। तो अनुभव क्या कहता है, शिक्षकों को छात्रों के साथ काम करने का अनुभव भी होना चाहिए और अनुभव शिक्षकों को छात्रों की जरूरतों को समझने और उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे है आत्मचिंतन। तो शिक्षकों को अपनी अभिवृत्ति पर चिंतन करना चाहिए और उन्हें यह विचार करना चाहिए कि उनकी अभिवृत्ति छात्रों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों की सकारात्मक अभिवृत्ति का लाभ, है ना। अब इस पॉइंट में क्या मिलेगा तो बेहतर सीखने के परिणाम, बेहतर सीखने का परिणाम। तो सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों को बेहतर सिखाने के परिणाम प्राप्त करने में क्या होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो अधिक प्रेरित छात्र। तो सकारात्मक अभिवृत्ति वाले जो शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, बेहतर व्यवहार। तो सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों को बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, आगे है अधिक आत्मविश्वास। तो सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास को जगाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति का क्या महत्व है, ये चीजें है ना भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षकों के छात्रों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। ठीक है, हम बच्चे का किस तरीके से देखते हैं, कैसा उसका दृष्टिकोण है, ये सारा चीजें है ना। तो यह छात्रों को सीखने और विकास में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारा क्या,
शिक्षक का छात्रों के प्रति जो दृष्टिकोण है ये बच्चे को सीखने के लिए सीखने और उसके विकास के लिए बेहद ही प्रभावित करता है, ये चीजें है ना, प्रभाव डालता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं, ठीक है, और उनके आत्मविश्वास को जगाते हुए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अब इस सकारात्मक अभिवृत्ति के लाभ देखेंगे हम। सकारात्मक अभिवृत्ति के लाभ क्या क्या है, तो प्रेरणा, ठीक है, पहला देख लेते हैं प्रेरणा सकारात्मक। यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसको आपको नहीं देखना है ना। प्रेरणा सकारात्मक, कहीं कहीं पर टाइपिंग करते समय दोस्तों क्या है कि ऑटो करेक्शन होने की वजह से ये सारी चीजें आ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, तो ये टाइपिंग एरर है साथियों, आपको इसको ध्यान में रखना है ना। प्रेरणा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और वे छात्रों की सफलता को सराहते हैं और उनकी अपनी गलतियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। आपको कई सारे शब्द बार बार देखने के लिए मिलेगा, जो शब्द जो बार बार उपयोग में आ रहे हैं यही आपको पकड़ में आना है। शब्दों को पकड़ में रखना है कि कौन कौन से शब्द बार बार आ रहे हैं। जब मैं इसका जब बताऊंगा कि आपको शब्दों के साथ कैसे खेलना है तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है, जब शिक्षकों को छात्रों पर विश्वास होता है तो छात्रों में भी आत्मविश्वास बढ़ता है और अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगते हैं और उन्हें और चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यधिक तैयार रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बेहतर प्रदर्शन। सकारात्मक माहौल में छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वे अधिक सहज महसूस करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या है, वो हमेशा प्रेरित रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सकारात्मक संबंध। सकारात्मक संबंध में क्या हो जाएगा, सकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाते हैं और छात्र शिक्षक पर अधिक भरोसा करते हैं और उनके मदद मांगने से संकोच नहीं करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने वहां पर देखा सकारात्मक अभिवृत्ति के लाभ, अब यहाँ पर देखेंगे नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रभाव कैसे पड़ता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं एकदम डिटेलिंग के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अगर इस टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक से आपका कुछ भी चीज मिस ना हो, ठीक है ना। ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप करे रहोगे तो आपको ऑप्शनल जब क्वेश्चन बनेगा तो आप कभी भी नहीं फंसोगे, है ना। तो इसको देखते हैं। निराशा। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षक को निराश कर सकते हैं और वे छात्रों की गलतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी सफलता को कम आंकते हैं, ठीक है। पहला देखेंगे कम आत्मविश्वास। जब शिक्षकों को छात्रों पर विश्वास नहीं होता है तो छात्रों में भी आत्मविश्वास कम हो जाता है और वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और चुनौतियों से बचने का कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। आगे चलें तो खराब प्रदर्शन। नकारात्मक माहौल में छात्र बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे अधिक तनावग्रस्त महसूस करते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते हैं, ठीक। आगे चले तो नकारात्मक संबंध। तो नकारात्मक अभिवृत्ति वाले शिक्षक छात्रों के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाते हैं और छात्र शिक्षक पर कम भरोसा करते हैं और उनसे जो मदद मांगने में भी संकोच करते हैं। जैसे हमने प्लस पॉइंट में देखा था, जस्ट उसका उल्टा जो है हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति हो जाएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति जो चीज हमने पढ़ा था उसका अगर हम उल्टा बोल लें या फिर उल्टा लिखें, मतलब नेगेटिव में नकारात्मक में अगर वो देखने को मिले तो हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रभाव बन जाता है, ठीक है। जो सकारात्मक का अगर हम जस्ट शब्दों को उल्टा कर दें तो वो नकारात्मक बन जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो शिक्षकों को अपनी अभिवृत्ति को कैसे सुधारनी चाहिए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सकारात्मक जागरूकता शिक्षक को अपनी अभिवृत्ति के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी होता है और उन्हें यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका छात्रों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है। अब इसमें अगर देखेंगे तो आगे है सकारात्मक सोच शिक्षकों की, है। सकारात्मक सोच जो है, सकारात्मक सोच शिक्षकों की सकारात्मक सोचने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें छात्रों की सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनकी गलतियों को सीखने का अवसर के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे प्रोत्साहन। तो शिक्षकों को छात्रों को प्रति प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और उन्हें छात्रों को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में मदद करनी चाहिए और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा क्या करते रहना चाहिए, प्रेरित करते रहना है ना।
संवाद देखेंगे तो शिक्षकों को छात्रों के साथ संवाद करना चाहिए और उन्हें छात्रों की बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा। अब यहाँ पर जो हमने अब तक जो देखा था, है ना, जो हमारा थ्योरी था, अब उसी से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू इसी में करते जाएंगे, है ना। या तो हम पहले थ्योरी कर लें, इसके बाद हम एमसीक्यू को करें, या फिर थ्योरी के साथ हम एमसीक्यू को करें। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर उस हिसाब से मैं इसको सेट करूंगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा एमसीक्यू आ गया जो हमने अब तक पढ़ा था, उसी से एमसीक्यू जो मैं कुछ को निकाल पाया हूँ, है ना। आपको किस तरीके से उसका उपयोग होना है यहाँ पर आपको एमसीक्यू में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एमसीक्यू को, क्योंकि थ्योरी के साथ अगर हम एमसीक्यू भी करते हैं तो इस वीडियो का लेंथ भी बहुत ज्यादा मतलब हो जा रहा है ना। तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपको पहले थ्योरी पहले क्लास दें, या फिर उसके फिर बाद में एमसीक्यू, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि थ्योरी थोड़ा सा इसके बाद फिर एमसीक्यू। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक का छात्रों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। हमने पहले इसी में थ्योरी में हमने देखा था कई सारी चीजें, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ज्ञान का, धैर्य का, सहानुभूति का या हास्य का कैसा होना चाहिए। ठीक है, 4 ऑप्शन अगर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक ना। तो एक शिक्षक का छात्रों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण, क्या बोल रहा है ये प्रश्न में, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए, ज्ञान का, धैर्य का, सहानुभूति का या फिर रहस्य का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तो एक शिक्षक के रूप में हमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार के बारे में हमने बहुत सारा थ्योरी देखा था, तो कैसा व्यवहार होना चाहिए ये ऑप्शन में हमारा पहला ऑप्शन में है कठोर, दूसरा मित्रवत, और तीसरा है आधिकारिक, और चौथा है उदासीन। ठीक है, तो हमें छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमने पिछले स्लाइडों में देखा था कि किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं। तो हमें ऑप्शन में क्या क्या मतलब व्यवहार हमें बच्चे के साथ हमेशा जो है पॉजिटिव रखना है ना। पॉजिटिव रखना है मतलब हम कठोरता के रूप में ये भी गलत हो जाएगा, कठोरता के रूप में हम बच्चे के साथ व्यवहार नहीं रख सकते, गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे, तो आधिकारिक टाइप में हम बच्चे के साथ संबंध बनाएंगे क्या, व्यवहार करेंगे क्या, तो नहीं, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव वाले पॉइंट में हमने देखा था। ठीक है, उदासीन भी एकदम न्यूट्रल टाइप में भी नहीं रहना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है, तो हमने वहां पर देखा था ऑप्शन में, तो हमारा ये मित्रवत जो है, एक मित्र के समान हम बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मित्रवत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न में है, अब इसमें देखिएगा क्या है, प्रश्न क्या लिखा है कि एक शिक्षक को छात्रों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अभी हमने पिछले ही उसमें टॉपिक में देखा था कि प्रतिक्रिया के बारे में, छात्रों की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस सारी चीजों को हमने देखा था। तो अब यहाँ पर देखेंगे, तो क्या हम पहला ऑप्शन पे दिया है, उन्हें दंडित करना चाहिए, है ना, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, उन्हें सुधार करने में मदद करना चाहिए, या फिर उनका मजाक बनाना चाहिए। तो हम गलतियों को कैसे मतलब प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसके प्रति हमारा प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहा है ना। एक शिक्षक को छात्रों की गलती अगर करता है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी देनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन को आप अगर देख पाएंगे, तो यहाँ पर जो गलती है सीखने की प्रक्रिया में, अगर गलती करता है बच्चा, तो हमें उसको पॉजिटिव के रूप में लेकर के चलना है, नेगेटिव को नहीं मानना है। अगर बच्चा जब तक गलती करता नहीं है तब तक क्या है कि वो सीखता नहीं है ना। बच्चा गलती कर करके सीखेगा, ये सारी चीजें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, उन्हें दंडित करना चाहिए, ये क्या सही लग रहा है क्या हमें, हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है कि उन्हें दंडित करना चाहिए, ये क्या हमें सही लग रहा है। ठीक है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, ये भी क्या हमको सही लग रहा है क्या, उन्हें सुधार करने में मदद करनी चाहिए, या उनका मजाक बनाना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बच्चे को तो दंडित कर नहीं सकते, ऑप्शन है ना। यहाँ पर उसका सकारात्मक प्रश्न है, जो प्रश्न अगर दिया है यहाँ पर सकारात्मक, गलती पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये शिक्षक के रूप में हमें है, तो ये जो है हमें ये पॉजिटिव प्रश्न हमें लग रहा है ना। तो किस तरीके से हम बनाएंगे, ये नेगेटिव है, उन्हें दंडित करना, ये नेगेटिव हो जा रहा है, तो गलत हो गया।
उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। हम गलती को भी अनदेखा नहीं कर सकते, ये भी नेगेटिव है, तो हम ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उनका मजाक उड़ाना चाहिए, तो हम ऐसा भी नहीं करते हैं, हमने पिछले स्लाइड में देखा था। इसीलिए मैं पहले बताया था वीडियो में कि जब तक आप थ्योरी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको ऐसे जब प्रश्न मिलेंगे तो आप उसको कर नहीं पाएंगे, है ना। इसीलिए हमें थ्योरी को जानना बहुत जरूरी है। पहले थ्योरी क्लास को 1 से 2 बार जब आप देख लेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी में हमें क्या क्या चीजों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उन्हें सुधार करने में हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों को कैसे प्रेरित करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में, शिक्षक अगर आप हो तो छात्रों को कैसे प्रेरित करना चाहिए। तो हम प्रेरित करने के लिए भी हमने कई सारे थ्योरी क्लास में देखा था, है ना। तो अब उसमें से देखते हैं कि इसमें से क्या क्या हमें सही चीजें लग रहा है। ठीक है, उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन में है उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। प्रेरित करने के लिए क्या हम पुरस्कार देते हैं, है ना। आगे देखेंगे उन्हें दंडित करना चाहिए। क्या प्रेरित करने के लिए हमें बच्चे को दंडित करना चाहिए। आगे है उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, और अगला है उन्हें प्रतिस्पर्धा करवानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस ऑप्शन में हमें 2 ऑप्शन लग रहा है। उन्हें पुरस्कार देना सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है ना। तो उन्हें दंडित नहीं कर सकते, मतलब ये हमारा बी नंबर गलत हो जाएगा, हम उन्हें दंडित कर ही नहीं सकते। ठीक है, उन्हें प्रतिस्पर्धा करवानी चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है ना। अब हमें देखिए ए नंबर और सी नंबर में थोड़ा सा लग रहा है कि उन्हें पुरस्कार देना ठीक है, पुरस्कार देना कुछ हद तक ठीक लग रहा है। एक शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने के लिए हम पुरस्कार दे सकते हैं, एक हद तक सही है। लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, हमें ये चूज करना है। तो आप यहाँ पर हमने थ्योरी में बार बार हम शब्दों को क्या, प्रोत्साहित, एक शब्द हमें देखने के लिए मिल रहा था प्रोत्साहित, है ना। ये जो शब्द था हमें बार बार हमें उसमें देखने के लिए मिल रहा था प्रोत्साहित शब्द। ठीक है, तो हम उस चीज से अगर आप थ्योरी को पढ़े रहेंगे तो हम ऐसे निकाल पाएंगे ऑप्शन में से कि हमें क्या चीज हमें ज्यादा बेस्ट ऑप्शन सही लग रहा है। तो उन्हें पुरस्कार देना सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही हमें क्या है, ये लग रहा है उन्हें प्रोत्साहित करते, हमें उन्हें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सी नंबर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। एक शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसे हम कैसे प्रेरित करेंगे, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अगर उसे कुछ भी करता है, थोड़ा सा गलती होता है, त्रुटि होता है, असफलता रहता है ना, तो हमें बच्चे को बार बार क्या है कि प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, उत्तर सही हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। उन्हें क्या है कि हमेशा प्रेरित करते रहना है ना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, है ना। इस पे आप कमेंट करिएगा कि क्या सही हो सकता है। एक शिक्षक को छात्रों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे ध्यान में रखना चाहिए। हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में भी अभी थ्योरी क्लास में देखा था, है ना। तो मैंने पहले इसीलिए बताया कि थ्योरी बेहद ही जरूरी है आपको समझने के लिए, तभी आप जो है ऑप्शनल को कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिख रहा है, एक बार और सुनिएगा, एक शिक्षक को छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता, है ना, ये शब्द जो है व्यक्तिगत विभिन्नता आपको ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, कैसे ध्यान में रखेगा, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। उन्हें समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्य देना चाहिए, ये भी चलो ठीक है। उन्हें उनकी कमजोरियों के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए। उन्हें उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। इस प्रश्न का आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इस प्रश्न का जो उत्तर है इसका आप मेरे को कमेंट करिए कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, ठीक ना। इसको छोड़ दूं, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे इसका क्या उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो एक शिक्षक को छात्रों के साथ संवाद कैसे करना चाहिए। संवाद के बारे में भी हमने डिस्कस किया था थ्योरी में, है। तो समाज से कैसा संवाद करना चाहिए, तो एक तरफा, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक तरफा। क्या टीचर को एक तरफा बात करना चाहिए, ठीक है। अगला है दो तरफा बात करना चाहिए, औपचारिक बात करना चाहिए, या फिर अनौपचारिक बात करना चाहिए, ठीक है। संवाद के लिए तो क्या है कि मतलब बोला ना, एक शिक्षक, अगर आप शिक्षक हैं
अगर आप शिक्षक हैं तो आप अगर शिक्षक हैं तो वार्तालाप जब करेंगे, संवाद जब करेंगे तो कैसा करेंगे। मान लीजिए शिक्षक है और ये बच्चा है ना, ये बच्चा है, मान के चलो टीचर बोलते जा रहा है और बच्चा सुने जा रहा है, बस ये सही है क्या तरीका, ये सही है क्या बात करने का। इसी को हम एक तरफा बोल रहे हैं, मतलब केवल टीचर बात करेगा और बच्चा जो है केवल सुन रहा है। ये हमें संवाद करने के हिसाब से सही लगेगा क्या, नहीं, सही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आगे देखेंगे, क्या बच्चा भी बात करे और टीचर भी बात करे, टीचर भी बच्चे की बात का सम्मान करे, है ना। कुछ भी अगर उसके मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो शिक्षक भी उसके प्रति उतना ही व्यवहार और सम्मान रखे जितना वो बच्चा जो है शिक्षक के लिए देता है। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ से, शिक्षक भी बात कर रहा है और बच्चा भी बात कर रहा है, तो संवाद कैसे करना चाहिए, तो ये हमारा डी नंबर जो दे रहे हैं ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा कि जो संवाद करने का जो शैली होगा टीचर और एक बच्चे के रूप में, तो कैसा होगा, दो तरफा होगा, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से आपस में जो है बात करना उनको बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, समझ में आ रहा है। ये वाली जो मैंने बताया इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में मैंने थ्योरी क्लास में सारा कुछ बता दिया था कि आपको क्या चीज ध्यान में रखना है और क्या क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। आगे चलते हैं, ठीक है। इससे ये समझ में आ जाएगा कि आपने अगर थ्योरी अगर अच्छे से किया है तो आप इसका ऑप्शन का उत्तर दे पाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए। संबंध के बारे में भी हमने पहले बात किया था थ्योरी में, अब प्रश्न भी आया है कि हमें एक शिक्षक के रूप में एक बालक के साथ हमें कैसा संबंध या व्यवहार बनाना चाहिए, उसके बारे में है। तो क्या हम केवल शिक्षक छात्र का हो, है ना, कैसा संबंध हो, केवल शिक्षक छात्र का हो, मित्रवत हो, सहायक हो, या फिर उपयुक्त में से सभी हो। अब इसका सही उत्तर क्या हो सकता है ये बताना है हमें। शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए, तो केवल शिक्षक छात्र, ठीक है, केवल शिक्षक छात्र, मित्रवत और सहायक, ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इस ऑप्शन का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। कैसे, अब इसको समझिएगा, केवल शिक्षक और छात्र, सॉरी यहाँ पर ना ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये शब्द आप इसको छोड़ दीजिएगा, टाइपिंग के टाइम हो सकता है गलत हुआ हो। केवल यहाँ पर नहीं रहेगा, शिक्षक छात्र, ठीक है ना, मित्रवत और सहायक, तब ये ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक छात्र का संबंध, ठीक है, मित्रवत भी होना रहता है, सहायक के रूप में भी रहता है, ठीक है, और इसीलिए ये ऑप्शन जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न कहाँ गया, अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को छात्रों को के विकास के लिए क्या करना आवश्यक है ना। एक शिक्षक को छात्र के विकास के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें केवल शिक्षा देना चाहिए, ठीक है, ये केवल शब्द आ गया। उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अगला है उन्हें उनकी रुचियों और क्षमताओं को विकसित करने में मदद करनी चाहिए, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए और उनकी रुचि और क्षमताओं को विकास, ये चीज देखिएगा, ये सर्वांगीण विकास अगर यहाँ पर आ गया तो इसमें रुचि क्षमता जितना भी आता है सब चीज आ जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें से एकदम सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा बी नंबर से हो जाएगा, उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए क्या है कि प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें सारा कुछ आ जाएगा। सर्वांगीण विकास का कहने का मतलब इसमें मानसिक, शारीरिक, है ना, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सारा कुछ इसमें आ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को छात्र के प्रति अपनी अपेक्षाओं को कैसे निर्धारित करना चाहिए। तो बहुत ऑप्शन में है, बहुत अधिक, बहुत कम, यथार्थवादी या उनकी तुलना दूसरों से करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सी नंबर हो जाएगा, यथार्थवादी, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी, ठीक। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक को छात्रों के साथ काम करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो उनकी गोपनीयता, उनकी गरिमा, उनकी भावनाओं और उनकी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इनमें से ये सब इंपोर्टेंट है। ठीक है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो उसकी गोपनीयता को ध्यान में रखना है, उसकी गरिमा को भी ध्यान में रखना है और उसकी क्षमता को भी ध्यान में रखना है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि एक शिक्षक का छात्रों के प्रति सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, है ना? इसको तो बता दिया था मैं, शायद डबल से आ गया हुआ टाइपिंग। एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्रवत करना चाहिए। ठीक है, ये भी बता दिया था शायद। क्या एक शिक्षक को अपने छात्रों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? इसको भी बता दिया था। क्या डबल डबल टाइप हो गया है? उन्हें सुधार करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, शायद डबल टाइपिंग हो गया है। आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को छात्रों के प्रति कैसे प्रेरित करते रहना चाहिए? तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा या प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, सही हो जाएगा। एक शिक्षक को छात्रों की विधि आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो सभी छात्रों को एक समान मानना चाहिए, सभी छात्रों को क्षमता के अनुसार अलग अलग समूह में विभाजित करना चाहिए, छात्रों की उनकी रुचि के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, छात्रों को उनकी कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। ठीक है, छात्रों की उनकी रुचियों के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ संवाद कैसा करना चाहिए? तो द्विपक्षीय करना चाहिए, द्विपक्षीय भी हो गया था। ठीक है, और एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा संबंध बनाना चाहिए, है ना? तो व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हमने देखा कि थ्योरी का कितना बड़ा महत्व है ना? जब तक हमें थ्योरी का अच्छे से नॉलेज ना हो तो हम इस तरीके के एमसीक्यू को सॉल्व कर पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना? ये हमारा पहला क्लास था। हम ऐसे ही हर टॉपिक के ऊपर पहले थ्योरी देंगे, फिर 10, 15, 20 जो है एमसीक्यू बताने का प्रयास करेंगे अभी पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक। इसके बाद जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है हमारा शिक्षण अभिरुचि, इसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, पूरे थ्योरी ना लेकर के पूरा फिर एमसीक्यू कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को बेहतर हेल्प मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।